चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर। आज की क्लास में हम एएनएम का ऑफिशियल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल हम एक ही क्लास में 80 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो आप एएनएम के अलावा जो भी लोग इस क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, मैं बता दूं इवन इस पेपर को जीएनएम, एनएचएम स्टाफ नर्स और जो भी लोग बेसिक एग्जाम्स देते हैं एमएलएचपी का या फिर सीएचओ का, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस तो हैं ही, साथ में आपको जो रेशनल दिया जाएगा वो आपको सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो यहाँ पे आप क्लास को एंड तक जरूर देखें, और जो लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें। सेकेंड थिंग, जो भी लोग एमपी ग्रुप 5 या फिर एएनएम के पेपर्स लेना चाहते हैं, नॉर्सेट के पेपर्स लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सभी पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। एमपी ग्रुप 5 के 10 सेट हैं पेपर के, जो कि आपको 100 रुपीज़ में अवेलेबल होंगे। नॉर्सेट में आपको एम्स के पेपर रहेंगे पूरे जितने अभी तक हुए हैं, और साथ में आपको नॉर्सेट का एक पेपर रहेगा, प्लस साथ में आपको मॉसबी की बुक की पीडीएफ है जो फ्री में अपलोड की जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख होता है? हु इज़ द इंचार्ज ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर? पीएचसी का इंचार्ज कौन होता है? नर्सिंग इंचार्ज, सैनिटरी इंस्पेक्टर, मेल नर्स या फिर मेडिकल ऑफिसर? तो यहाँ पे बात की जा रही है प्राइमरी हेल्थ सेंटर की। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इंचार्ज होता है मेडिकल ऑफिसर या फिर चिकित्सा अधिकारी। अब यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपको पॉपुलेशन नॉर्म्स स्टाफ पैटर्न एग्जाम में आता है। तो पीएचसी में यदि पॉपुलेशन नॉर्म्स की बात की जाए, किसकी? पॉपुलेशन कवरेज या फिर पॉपुलेशन होती है वो कितनी होती है? 20,000 से 30,000 तक। 20,000 इन प्लेन एरिया एंड 20,000 इन हिली और ट्राइबल एरिया, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के लिए, और 30,000 जो प्लेन एरिया है वहाँ के लिए। यदि सब सेंटर की बात की जाती है तो सब सेंटर में 3,000 तो 3,000 पॉपुलेशन होगी, जो पहाड़ी इलाके हैं, हिली ट्राइबल एरिया है, प्लेन एरिया 5,000। फिर बात आती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जो सीएचसी है, तो वहाँ पे 80,000 है जो पॉपुलेशन नॉर्म्स है। 80,000 जनता के बीच में एक जो सीएचसी होगा हिली ट्राइबल एरिया में, यदि प्लेन और अच्छा एरिया है तो 1,20,000। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं क्या है? पीएचसी हैं, तो ये किस कमेटी के तहत लाए गए थे? पीएचसी को किस कमेटी के तहत लाया गया था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, क्योंकि हमने कई बार पढ़ा हुआ है कि पीएचसी है जो किस कमेटी के तहत लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, द जेनेरिक नेम ऑफ टोकोफेरोल इज? तो टोकोफेरोल का जेनेरिक नेम क्या है? ऑप्शन में यहाँ पे विटामिन B1, विटामिन K, विटामिन E या फिर विटामिन B12। तो यहाँ पर जो विटामिन है यहाँ पे क्या है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल का जेनेरिक नाम क्या है, या फिर आप केमिकल नेम कह सकते हैं, तो वो विटामिन E। क्या होगा? विटामिन E। यदि विटामिन A पूछे तो वो कहलाएगा क्या? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B1 कहें तो थायामीन, B2 कहते हैं तो राइबोफ्लेविन, B12 कहा जाता है तो साइनोकोबालामिन। क्लियर है? और यहाँ पर जो विटामिन K है, विटामिन K को फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। विटामिन A, D, E, K ये 4 है फैट सॉल्युबल। बाकी विटामिन B कॉम्प्लेक्स की जितनी कैटेगरी वाले हैं, B2, B3, B4, B6, B12, ये सभी वाटर सॉल्युबल है, और विटामिन C भी वाटर सॉल्युबल विटामिन में आएगा, मतलब कि जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन E की लिए है जो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य का व्यवहारिक निर्धारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज अ बिहेवियरल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ? तो स्वास्थ्य का व्यवहारिक निर्धारक एजुकेशन है, जेनेटिक मेकअप है मतलब अनुवांशिक परिपूरक, इकोनॉमिक कंडीशन या फिर धूम्रपान। तो यहाँ पर आपके बिहेवियर में क्या चीज़ है जो आएगी, जो फैक्टर्स होगा आपका हेल्थ को लेके, तो होगा स्मोकिंग। क्या है? स्मोकिंग और धूम्रपान। बाकी इकोनॉमिक स्थिति आपकी जेनेटिक, एजुकेशन है, व्यवहारिक में नहीं आएगी। व्यवहारिक में आपका आएगा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, खा पी के पड़े रहना, शराब पीना, दारू पीना,
स्मोकिंग करना, बीड़ी पीना, गांजा, चरस, ये सब आपके किस में आएंगे? बिहेवियरल डिटर्मिनेंट्स में। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में पीएचसी की आबादी की आवश्यकता है। पॉपुलेशन नॉर्म्स इन हिली एरिया ऑफ पीएचसी 30,000, 40,000, 20,000 या 10,000। तो हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो पॉपुलेशन नॉर्म्स है, और मैं बता दूं कि ऑफिशियल एनएचएम के थ्रू कंडक्ट करवाया गया एएनएम का पेपर है। इसका एएनएम का पेपर है, ऑफिशियल पेपर है। पेपर ओनली हिंदी लैंग्वेज में था, बट यहाँ पेपर आपको बाईलैंग्वेज होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लेकिन जिन भी कैंडिडेट ने सिलेक्ट किया था मेरे पास, जो अरेंज हुए थे, वो हिंदी लैंग्वेज में थे, तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे इसको टाइप किया गया है। तो हिली एरिया में पीएचसी के लिए जो जनता है वो होती है 20,000। कितनी? 20,000। और जो यदि ट्रैवल में प्लेन एरिया पूछते, यदि हिली की जगह प्लेन पूछते तब आप मार्क करते 30,000, लेकिन हिली और ट्रैवल एरिया पूछा है तो 20,000। अगला क्वेश्चन है, दूध का सुरक्षित प्रतिदान करने का सबसे सरल, सुरक्षित और सस्ता तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? मिल्क को स्टोर करने के लिए सबसे इजी, जिससे मिल्क खराब भी ना हो, इजी है, चीप है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सी? जर्मिनेशन, स्टरलाइजेशन, पास्चराइजेशन या फिर रीइंफोर्समेंट? तो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या? वो पास्चराइजेशन। दूध को गर्म करके सडनली ठंडा करने की प्रोसेस कहलाती है पाश्चरीकरण और पास्चराइजेशन। नेक्स्ट इज, पीएचसी द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं में किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी को शामिल किया गया है? एंटीनेटल केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सभी सेवाएं इंक्लूड है पीएचसी की एंटीनेटल केयर में, किसी एक को छोड़कर। एंटीनेटल केयर का मतलब है डिलीवरी, कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने तक की, जो हुई नहीं है होने तक की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे। तो जो एंटीनेटल केयर में है सब चीज़ें की जाएंगी किसी एक को छोड़कर। गिविंग आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट, मिनिमल लेबोरेटरी टेस्ट लाइक एचबी एंड ब्लड ग्रुपिंग, अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मिनिमम ऑफ 2 ANC टेस्ट इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो पीएचसी में शामिल किया जाता है वो है आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती हैं, कम से कम लेबोरेटरी टेस्ट है जो करने की सलाह दी जाती है, जिसमें हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, ब्लड ग्रुपिंग के लिए चेक किया जाता है, और अर्ली रजिस्ट्रेशन किया जाता है प्रेगनेंसी का, जैसे ही कंसीव करते हैं तब। लेकिन यहाँ पर कहा है न्यूनतम 2 ANC जाँच, तो ऐसा नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट इज, शुद्धिकरण के 7 चरणों के बाद शुद्ध जल को अंततः कहाँ संग्रहित किया जाता है? वाटर प्यूरिफिकेशन के जो स्टेप हैं क्या है? वाटर प्यूरिफिकेशन के स्टेप हैं, जो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेप सबसे लास्ट में जब पानी प्यूरिफाइड होता है कहाँ पे इसको जो क्या किया जाता है, रखा जाएगा? टैंकों में, झीलों में, जार में कि कुओं में? तो जब भी पानी पूरा प्यूरिफाई हो जाता है तो टैंकर्स में, किसमें? टैंक में रखा जाता है। वाटर प्यूरिफिकेशन के जो प्रोसेस है, रॉ वाटर को पहले कोआगुलेशन, फिर फ्लकुलेशन, सेडिमेंटेशन किया जाएगा, फिल्ट्रेशन होगा, फिर जो वाटर फिल्टर हो गया उसको स्टोर किया जाएगा, देन आफ्टर उसको क्या किया जाएगा? पूरे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो वाटर पूरा प्यूरिफाई होगा और उसको स्टोर कहाँ किया जाएगा? टैंक्स में, देन आफ्टर इन टैंक्स के डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, हाउस सप्लाई की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीकरण फैक्टर नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल फैक्टर? तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में सोशल आएगा, कल्चरल आएगा, इकोनॉमिक आएगा, लेकिन थ्योरेटिकल नहीं आएगा। मतलब जो पर्यावरणीय फैक्टर मतलब एनवायरनमेंट को लेकर जो फैक्टर नहीं है तो वो कौन सा होगा? थ्योरेटिकल। बाकी इकोनॉमिक मतलब आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कल्चर, आपके यहाँ का अलग अलग जगह का कल्चर अलग होता है, बिहार का अलग कल्चर है, एमपी का अलग है, सोशल, तो ये सभी चीज़ें हर एक पर्टिकुलर स्टेट की भी कुछ अलग होती हैं, तो यहाँ पर नहीं होगा, वो क्या होगा? सैद्धांतिक। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने नाम जो सेक्शन वाइज 8-8 करके 80 क्वेश्चन में डिवाइड किया जाता है, तो वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है
वो अगेन 1 2 3 8 तक नहीं दिया, मैंने जो आगे का सिक्वेंस जाएगा 9 10 11 वो यहाँ पे ऐड किया हुआ है। आई होप आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। अगला क्वेश्चन है, टू इंश्योर वैक्सीन सेफ्टी द ANM शोड दैट टेम्परेचर रिमेन बिटवीन। वैक्सीन की सेफ्टी के लिए एक ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ या फिर ANM को या फिर फीमेल हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या है जो टेम्परेचर रखना है वैक्सीन की सेफ्टी के लिए, +2 डिग्री सेल्सियस एंड +8 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री एंड -25, +10 डिग्री एंड 15 या फिर +15 या फिर +25। कितना वैक्सीन सेफ्टी के लिए टेम्परेचर रखा जाता है? जो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए जो टेम्परेचर रखा जाता है वो होता है +2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड +8 डिग्री सेंटीग्रेड। जो PSC सेंटर होते हैं तो वैक्सीन जो रखी जाती है कितने स्टोरेज पे रखी जाती है? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट इज टू इंश्योर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन द ANM शुड नो। तो यदि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के लिए एक नर्स को क्या पता होना चाहिए? पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर ईयर, एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी पर ईयर या फिर बर्थ रेट। तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है जो ANM करेगी वो किसका पता होना चाहिए? प्रेगनेंसीज का, कि एक्सपेक्टेड कितनी प्रेगनेंसी हुई है एक साल में पर ईयर में कितनी प्रेगनेंसी हुई है। नेक्स्ट इज डॉट्स रणनीति को लागू करते समय ANM को निम्नलिखित में से क्या करने का निर्देश दिया जाता है? Which of the following are the ANMs instructed to do while implementing the DOTS strategy? तो डॉट्स स्ट्रेटजी किसके लिए यूज़ की जाती है? ट्यूबरक्लोसिस के मरीज को ट्रीट करने के लिए डॉट्स थेरेपी है जो अपनाई जाती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट थेरेपी है जो मिनिमम 6 मंथ तक है जो मेडिकेशन दी जाती है डॉट्स की, जो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है वो यहाँ पे दी जाती हैं। तो एक ANM के लिए क्या एडवाइस किया जाएगा? TB के मरीजों को नियमित रूप से अस्पताल आने के लिए प्रेरित करें, सुनिश्चित करें कि TB के मरीज उसकी उपस्थिति में दवा लें, बीमार मरीजों के परिचारकों को दवा लेने के लिए अस्पताल आने के लिए प्रेरित करें, TB के मरीजों को घर पर ही दवाएं पहुंचाएं। तो एक ANM वर्कर का जो यहाँ पर डॉट्स स्ट्रेटजी को लेके पूछा गया है तो वो होगा कि पेशेंट अपनी जो दवाएं हैं, क्योंकि डॉट्स की जो मेडिकेशन है यहाँ पे दी जाती हैं वो हमेशा एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर की निगरानी में इनको दिया जाता है, चाहे वो ANM हो, CHO, स्टाफ नर्स हो वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये सुनिश्चित करना है कि TB का जो मरीज है वो आपकी उपस्थिति में दवाओं को ले। क्लियर? क्योंकि कोई भी दवाई मिस नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर डॉट्स स्ट्रेटजी का पूछा है इसलिए। नेक्स्ट इज मल्टीपर्पस वर्कर प्रोवाइड ऑल ऑफ द बिलो एक्सेप्ट। मल्टीपर्पस वर्कर सभी केयर प्रोवाइड करेंगे किसी एक को छोड़कर। इन्फेक्शियस डिसीज प्रिवेंशन एंड केयर, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन या फिर मेंटल हेल्थ केयर। तो एक मल्टीपर्पस वर्कर है जो क्या है? मल्टीपर्पस वर्कर है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, वैक्सीनेशन के लिए आपकी हेल्प करेगा, फैमिली प्लानिंग में आपको बता सकता है, इन्फेक्शियस डिसीज के प्रिवेंशन को कैसे रोक सकते हैं, कैसे केयर करना वो बता सकते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, सजेस्टेड नॉर्म्स ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर इन प्लान इन इंडिया। भारत में मैदानी इलाकों में महिला स्वास्थ्यकारिता के लिए सुझाव गए मानदंड हैं। तो प्लेन एरिया में पूछा है फीमेल हेल्थ वर्कर को 1 पर 3000, 1 पर 5000, 1 पर 2000 या फिर 1 पर 1000। एक फीमेल हेल्थ वर्कर प्लेन एरिया में 5000 जनता के बीच में रहेगी। कितनी? 5000। यदि हिली ट्राइबल पूछते तो 3000। हिली ट्राइबल पूछे तो 1 पर 3000, प्लेन पूछा है तो 1 पर 5000। नेक्स्ट इज ANM की प्राथमिक भूमिकाओं में से एक यह सुनिश्चित करना है कि प्रसव पूर्व माँ कम से कम कितने बार PHC में जाए। वन ऑफ द प्राइमरी रोल्स ऑफ ANM इज टू इंश्योर दैट द एंटीनेटल मदर विजिट एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स PHC। कितनी जो यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन की बात करें तो कितनी एंटीनेटल चेकअप की ज़रूरत होगी? 5 विजिट, 2 विजिट, 4 विजिट या 3 विजिट। सो अकॉर्डिंग टू दैट नॉर्म्स और रूल्स के एटलीस्ट 4 विजिट की ज़रूरत होती है। कितनी? 4 विजिट और 4 विजिट। नेक्स्ट इज इन द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज व्हाट डज एक्शन गाइडेड बाय कंपैशन मीन्स। नर्सों के लिए नैतिकता के सिद्धांत में
करुणा से निर्देशित कार्यवाही का क्या अर्थ है? ऑटोनॉमी, बेनिफिशियंस, नॉन मालफिशियंस या फिर जस्टिस। एक्शन गाइडेड बाय कंपैशन, तो एक्शन गाइडेड बाय कंपैशन का यहाँ पे मतलब है आपका बेनिफिशियंस। क्या है? बेनिफिशियंस, जो आपके इथिक्स हैं। नेक्स्ट इज when talking to a client about complete and incomplete protein, which of the following would you use at the best example of complete protein? तो जब आप किसी क्लाइंट से, पेशेंट से कंप्लीट इनकम्प्लीट प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो कंप्लीट प्रोटीन है वो किससे मिलेगा? नट्स से या फिर ऑलिव से, राइस से या एग से? तो यहाँ पर जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन है, क्या है? कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन है। तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोटीन किससे मिलेगा? तो मिलेगा अंडों से। किससे? अंडों से और एग्स से। कंप्लीट प्रोटीन कंसीडर किया जाता है किसके लिए? एग के लिए, यदि पूछते हैं तो। फिर आता है इनकम्प्लीट प्रोटीन में रहेगा थोड़ा बहुत लेकिन पूरा नहीं रहेगा। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन यदि पूछते हैं तो कंप्लीट प्रोटीन में का मतलब यहाँ पे सभी इसेंशियल अमीनो एसिड्स का होना है जो कि करेक्ट रेशियो में आपकी बॉडी को ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड इंक्लूड होते हैं कंप्लीट प्रोटीन में, इसीलिए यहाँ पर जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो होता है एग। क्या होगा? एग होगा, फिश भी हो सकता है और यहाँ पर सोयाबीन से भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन कि आपका आंसर होगा एग। और जो यहाँ पर इनकम्प्लीट है, मतलब यहाँ पर इनकम्प्लीट का मतलब ही अधूरा, अधूरे का मतलब जो आपकी बॉडी को एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए वो पूरे नहीं होंगे। नेक्स्ट सेक्शन है आपका पोषण और न्यूट्रिशन। तो इसका क्वेश्चन है फॉलिक एसिड इज रिच इन। फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? मीट एंड एग्स, लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पाइनस, टर्निप, ग्रीन्स, अनपॉलिश्ड ग्रेन, ह्यूमन मिल्क एंड काउ मिल्क। तो फॉलिक एसिड का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो होता है हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक की भाजी हो गई, टर्निप ग्रीन हो गया। नेक्स्ट इज एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोकोपैथिका, स्केली स्किन लीजन्स विथ एलोपेसिया एंड आई चेंजेस इज ड्यू टू सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपके कहा गया है कि एक्रोडर्मेटाइटिस, क्या है? एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथिका, स्केली लीजन हो रहे हैं एलोपेसिया के साथ, बाल झड़ने के साथ में आपको, तो किसकी कमी के कारण होंगे? मैग्नीशियम, कॉपर या फिर जिंक की। तो यहाँ पर स्किन से रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसकी कमी के कारण होती हैं जनरली जिंक की कमी के कारण। जिंक आपको डायरिया में भी दिया जाता है, आपकी बॉडी के लिए भी हेल्पफुल होता है। यहाँ पर ये सब चीज़ें किसके कारण हो रही हैं? जिंक की कमी के कारण। तो यहाँ पर जो एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोकोपैथिका है, स्केली लीजन्स हो रहे हैं, सब हो रहे हैं किसके कारण? जिंक की कमी के कारण। नेक्स्ट इज कैपिलरी फ्रेजिलिटी इज द फंक्शनल इंडेक्स ऑफ। तो कैपिलरी फ्रेजिलिटी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कैपिलरी फ्रेजिलिटी। तो जो कैपिलरी फ्रेजिलिटी है यहाँ पर क्या है? कैपिलरी फ्रेजिलिटी है जनरली ये किस विटामिन की कमी को तरफ इशारा कर रहा है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिविजुअल मेथड्स यूज्ड इन न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम्स एक्सेप्ट। तो सभी इंडिविजुअल मेथड्स हैं न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोग्राम को किसी एक को छोड़कर। इंडिविजुअल मेथड, क्वेश्चन आप ध्यान से देखते जाइए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इंडिविजुअल मेथड की बात की जा रही है। ऑप्शन में है होम विजिट, पर्सनल कांटेक्ट ऑन इंटरव्यू, पर्सनल लेटर, ग्रुप और क्लासरूम टीचिंग। तो इंडिविजुअल में किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप बात करते हैं तो आप होम विजिट में जाके करेंगे, पर्सनल कांटेक्ट और इंटरव्यू में करेंगे, कुछ लेटर भेज के कर सकते हैं पर्सनली। लेकिन आप ग्रुप में या फिर क्लासरूम में आपके इंडिविजुअल मेथड में नहीं आएगा, पूरा ग्रुप का ही होगा। यहाँ पर जो भी आप न्यूट्रिशन एजुकेशन के लिए इंडिविजुअल मेथड्स में सब आएगा, लेकिन ग्रुप और
क्लासरूम टीचिंग को छोड़ के। नेक्स्ट इज किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी आयरन ओरल हैं? आयरन ओरल सप्लीमेंट्स आर ऑल एक्सेप्ट फेरस ग्लूकोनेट, फेरस साइट्रेट, फेरस सल्फेट या फिर फेरस ग्लूकोनेट। तो फेरस ग्लूकोनेट, फेरस साइट्रेट, फेरस सल्फेट है जो ओरली दिए जा सकते हैं, लेकिन फेरिक ग्लूकोनेट को ओरल नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट इज शरीर के लिए मुख्य पोषक तत्व क्या हैं? व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स? दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है माइनर, दूसरा मेजर। मेजर में आपका आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। अब 1 ग्राम प्रोटीन आपको और कार्बोहाइड्रेट देगा 4 किलो कैलोरी, वहीं 1 ग्राम फैट देगा 9 किलो कैलोरी। वैसे ही यहाँ पर यदि मेजर माइनर न्यूट्रिएंट, तो माइनर न्यूट्रिएंट्स में आपके मिनरल्स आ जाएंगे और विटामिन आ जाएंगे। नेक्स्ट इज बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है? विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन कॉज इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन मैलिग्नेंसीज। तो बड़ों में पूछे तो ऑस्टियोमलेशिया, बच्चों में पूछा है तो विटामिन डी से रिकेट्स और सूखा रोग। कल हमने जो पीडियाट्रिक की क्लास ली थी, आप लोग उस क्लास को जरूर देखना, उसमें रिकेट्स के ऐसे ऐसे साइन सिम्टम बताए गए हैं जो इवन आपने सुने भी नहीं होंगे और एग्जाम में आते हैं तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि स्कर्वी के हैं कि रिकेट्स के हैं। तो इसीलिए आप कल की पीडियाट्रिक की क्लास को जरूर देखना जो कल 1 घंटे की क्लास हुई थी। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेट्स। बड़ों में विटामिन डी की कमी पूछें तो ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट इज और ऑस्टियोपोरोसिस होगा बोन डेंसिटी कम होने के कारण, मतलब हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने के कारण। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी टेस्ट दैट इज कैरिड आउट इन न्यूट्रिशन सर्वे। पोषण सर्वेक्षण में किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला परीक्षण है। यूरिन फॉर एल्ब्यूमिन एंड शुगर, रिकॉर्डिंग एंथ्रोपोमेट्री, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, स्टूल फॉर इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल सर्वे में जो किया जाएगा इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी टेस्ट वो होगा हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। क्या है? हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। सबसे ज़्यादा की बात की जा रही है तो वो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। नेक्स्ट सेक्शन है आपका ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली मानव शरीर की सबसे बड़ी प्रणाली है? हमने 3 पेपर सॉल्व किए, 3rd पेपर है। आप 2 पेपर को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि उन पेपर में यदि इंटेगुमेंट्री सिस्टम से एक क्वेश्चन उसमें आया तो एक इसमें आया, तीनों सेट में एक एक क्वेश्चन स्किन से जरूर आए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी? इंटेगुमेंट्री, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव या फिर नर्वस सिस्टम? तो ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सिस्टम पूछा है तो वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम। लार्जेस्ट ऑर्गन पूछते हैं वो है स्किन। क्लियर? लार्जेस्ट ऑर्गन पूछते हैं तो स्किन। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछते हैं तो वो है थायराइड। सबसे बड़ा ऑर्गन पूछते हैं तो वो है लीवर। नेक्स्ट इज इमिप्रामाइन इज अ, तो इमिप्रामाइन कौन सी ड्रग है? एंटीमैनिक, मलेरिया ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट या फिर एंटी साइकोटिक्स? इमिप्रामाइन है जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। क्या है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। तो यहाँ पर जो इमिप्रामाइन है, इमिप्रामाइन का यूज़ जनरली एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के तौर पे तो किया ही जाता है, साथ ही साथ इमिप्रामाइन को ड्रग ऑफ चॉइस एन्यूरेसिस के लिए भी दिया जाता है। जो रात में बेड वेटिंग के केस होते हैं उनको भी ट्रीट करने के लिए इमिप्रामाइन दी जाती है। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ऑर्डर ऑफ नर्सिंग असेसमेंट इज करेक्ट? तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। नर्सिंग असेसमेंट और फिजिकल असेसमेंट का आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो पहला होता है डायग्नोसिस। फर्स्ट तो होता है असेसमेंट, फिर होता है डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड देन वन इज द इवैल्यूएशन। जो 5 स्टेप होते हैं नर्सिंग असेसमेंट के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें असेसमेंट नहीं है, यहाँ पे सीधा आपका आएगा डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद इवैल्यूएशन। असेसमेंट में आप पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर इसी डेटा के अकॉर्डिंग आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे गोल सेट करेंगे, फिर डायग्नोसिस बनेगा आपका कि पर्सन को क्या चीज़ है, अकॉर्डिंग टू उस डायग्नोसिस के आप प्लान करेंगे। फिर आपने जो प्लान किया, जो आप केयर करते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में आएगी। आपने जो भी केयर कर दी
जो भी केयर करती है उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो आपका एवोल्यूशन में आएगा। तो यहाँ पर असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टिमुलेंट फॉर वाइल सीक्रेशन। तो वाइल सीक्रेशन के लिए, पित्त स्राव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या है? हर एक चीज़ को स्टिमुलेट करने के लिए ज़रूरत तो किसी न किसी चीज़ की होती ही है। तो वैसे ही बाइल के सीक्रेशन में किसकी ज़रूरत होगी? बाइल बनाएगा कौन? लीवर। याद रखें, बाइल का प्रोडक्शन लीवर करेगा, लेकिन स्टोरेज है जो गॉल ब्लैडर में होगा। वाइल सॉल्ट, कोलिसिस्टोकाइनिन, बाइल एसिड या फिर सीक्रेटिन। तो जो स्टिमुलेंट है वाइल सीक्रेशन के लिए वो होगा वाइल सॉल्ट। क्या है? वाइल सॉल्ट। The blood vessels carrying impure blood from the right ventricle to the lungs are the, दाहिनी निलाई से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका हैं। जो यहाँ पर ऐसी वेसल्स जो कि क्या कर रही हैं? इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं राइट वेंट्रिकल से, कहाँ पर? लंग्स के लिए। तो ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। वेन, आपने जनरली यही पढ़ा है कि जो आर्टरी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे, जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी और वेंस के। पल्मोनरी वेंस ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं और आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड को कैरी करेंगी लंग्स में ले जाने के लिए। कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक। नेक्स्ट इज बाइल इज हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ। तो बाइल है जो किसके डाइजेशन में हेल्पफुल है? फैट, प्रोटीन, मिनरल या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो बाइल हेल्पफुल होता है फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। किसके लिए? फैट के लिए। नेक्स्ट इज पेप्सिनोजन इज सीक्रेटेड बाय द सेल्स। तो पेप्सिनोजन को कौन रिलीज करेगा? ऑक्सीटेनिक, चीफ, म्यूकस या फिर पैराइटल। तो पेप्सिनोजन का सीक्रेशन करेंगी चीफ सेल्स। कौन? चीफ सेल्स। नेक्स्ट इज रजो चक्र के ल्यूटियल फेज में मुख्य हार्मोन। द मेन हार्मोन इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक होती है सेक्रेटरी फेज, दूसरी होती है ल्यूटियल फेज। तो यहाँ पर ल्यूटियल फेज में जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? तो वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट सेक्शन है कम्युनिकेबल डिसीज का, लेकिन क्वेश्चन सिक्वेंस बैठेगा आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉज द ट्यूबरक्लोसिस। टीबी को कौन कॉज करेगा? माइकोबैक्टीरियम ही करेगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, लेप्रोसी और हैंसन्स डिसीज को। सेल्यूलाइटिस सेल्स के लिए है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन। सिफिलिस के लिए ट्रिप्नोमा पैलिडियम है। मेनिंजाइटिस जो आपकी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग में, उसमें यदि कोई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है तो वो। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया टीबी को कॉज करेगा वो क्या है? माइकोबैक्टीरियम, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। जील नेल्सन मेथड के थ्रू इसको चेक किया जाता है। नेक्स्ट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफॉइडिस। तो साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया टाइफॉइड करेगा जो कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होगा। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है आपकी बॉडी में साल्मोनेला टाइफी ने एंट्री मारी और आपकी बॉडी ने जो लक्षण देखा है वो इंक्यूबेशन पीरियड। जो टाइफॉइड का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 10 से 14 दिन तक। कितना? 10 to 14 डेज तक, 2 वीक्स तक का। नेक्स्ट इज हुकवॉर्म को और क्या कहा जाता है? हुकवॉर्म इज ऑल्सो नोन एज अमीबियासिस, गियार्डिया, एनसाइक्लोस्टोमियासिस, विपवॉर्म। तो हुकवॉर्म के लिए दूसरा नाम है एनसाइक्लोस्टोमियासिस। क्या है? एंक्लोस्टोमियासिस। हुकवॉर्म आपकी बॉडी में एंटर कैसे होते हैं? जो आप बेयरफुट बाथरूम में जाएंगे वहाँ से आपकी बॉडी में एंटर होंगे। नेक्स्ट इज मम्स इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट प्राइमरली अफेक्ट द। मम्स में कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो? कंठमाला इस एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से प्रभावित करता है सैलाइवरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो मम्स में जनरली पैरोटिड ग्लैंड अफेक्ट होती हैं। क्या है? पैरोटिड ग्लैंड है जो आपके गले के यहाँ पे वो अफेक्ट होंगी। अब यहाँ पर सैलाइवरी ग्लैंड्स भी अफेक्ट होंगी इसमें मम्स में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सैलाइवरी ग्लैंड्स और लार ग्रंथियाँ। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा टेरेटोजेनिक पोटेंशियल इन्फेक्शन है? टेरेटोजेनिक पोटेंशियल मतलब आपको माँ के गर्भ से ही हो सकता है। मम्स,
रूबेला, मीजल्स या फिर इन्फ्लुएंजा। तो जो इन्फेक्शन आपको टेरेटोजेनिक पोटेंशियल इन्फेक्शन मतलब माँ के गर्भ से ही आपको हो सकता है तो होगा रूबेला। कौन सा? रूबेला इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज तीव्र श्वसन संक्रमण का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नैदानिक परीक्षणों में किसी एक को छोड़कर सभी शामिल हैं। एक्सरे, स्पुटम एनालिसिस, सीटी स्कैन या फिर सीएसएफ। तो आपको यदि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो आपका यहाँ पे एक्सरे किया जाएगा, स्पुटम एनालिसिस किया जाएगा, सीटी स्कैन किया जाएगा लंग्स के लिए, लेकिन सीएसएफ को चेक नहीं किया जाएगा। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड चेक किया जाएगा जब आपको मेनिंजाइटिस हुआ हो, क्या है, मेनिंजाइटिस हुआ हो या फिर ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन हुआ हो या फिर आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो तब। लेकिन यदि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है तो आपका सीएसएफ है जो चेक नहीं होगा। नेक्स्ट इज लेप्रोसी के कारण, मतलब लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रा से लेप्रोसी होगा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, बोरिएला बोर्गोफ्री। तो यहाँ पर जो लेप्रोसी का कॉजेटिव एजेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। तो डेप्सोन है इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस एग्जाम में आती है। नेक्स्ट इज एडल्ट हुकवॉर्म्स लिव मेनली इन द, तो एडल्ट हुकवॉर्म में कहाँ पर रहते हैं? लंग्स में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर स्टमक में। तो जो एडल्ट हुकवॉर्म है कहाँ पर रहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट सेक्शन है आपका केयर इन सिक इन द कम्युनिटी। तो जो बीमार लोग हैं कम्युनिटी में आप उनकी केयर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है, नर्सिंग परामर्श सदैव दिया जाता है, नर्सिंग काउंसलिंग ऑलवेज गिवन, एक खुले और कम निजी सत्र के रूप में, एज एन ओपन एंड लेस प्राइवेट सेशन है, हमेशा प्राइवेट सेशन में होती है काउंसलिंग, हम बता दें। एज अ ब्रॉड एंड एक्सट्रोवर्टेड इंटरप्रिटेशन, तो इंट्रोवर्ट होती है हमेशा। टू एनी पर्सन और एक्सपर्ट, तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति या विशेषज्ञ को दे सकते हैं। एज अ क्यूरेटिव एंड क्यूरेटिव मेजर, तो यहाँ पर जो क्योर करने के लिए जो दी जाएगी यहाँ पर उपराज, मतलब प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरीके की होनी चाहिए काउंसलिंग। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी नर्स द्वारा रोगी के मूल्यांकन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टूल बाय नर्स इन द पेशेंट असेसमेंट एक्सेप्ट टंग ब्लेड एक नर्स चेक कर सकती है, स्पेकुलम यूज़ कर सकती है, स्टेटोस्कोप यूज़ कर सकती है, लेकिन नेजल स्पेकुलम यूज़ नहीं करेगा, ट्रेंड ईएनटी ही यूज़ करेगा, इसको डॉक्टर यूज़ करेंगे, एक नर्स नेजल स्पेकुलम को यूज़ नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज गांव की स्वास्थ्य नर्स द्वारा गांव की महिलाओं को कैंसर संकेतों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें कैंसर के प्रति जागरूक चेतावनी संकेतों में से किसका एक उदाहरण है? एजुकेटिंग ब्लेज वुमेन अबाउट कैंसर साइन बाय द ब्लेज हेल्थ नर्स एंड मेकिंग देम अवेयर ऑफ कैंसर वार्निंग साइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ध्यान से देखिए, एजुकेशन ऑप्शन में तो है स्पेसिफिक प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी प्रिवेंशन। अब यहाँ पे एजुकेशन की बात की जा रही है, आप यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं और आप बताते हैं हेल्थ एजुकेशन में आप क्या बताते हैं कि कैंसर के वार्निंग साइन क्या है, यदि आपको इनमें से कुछ भी होता है तो आप चेकअप के लिए जाएं। तो ये आप समझा रहे हैं और ये समझाना आपका किस में आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन में। वैक्सीन कहें तो प्राइमरी, एजुकेशन कहें तो प्राइमरी। नेक्स्ट इज रोगी का मूल्यांकन करने के दौरान किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी न्यूरोलॉजिकल इंडिकेटर हैं? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोलॉजिकल इंडिकेटर एक्सेप्ट व्हेन असेसिंग अ पेशेंट। श्वसन दर मूल्यांकन, चेक द रेस्पिरेटरी रेट, चेक द पल्स रेट, केवल धड़कन को सुनकर ही हृदय गति दर मूल्यांकन है, फिर ऊंचाई और वजन मूल्यांकन को छोड़कर। तो यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल इंडिकेटर हैं सबको किसी एक को छोड़कर, तो वो है यहाँ पे आपका केवल धड़कन को सुनकर ही हृदय गति दर का मूल्यांकन। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा किसी नर्स द्वारा प्राप्त किया जाने वाला स्वास्थ्य इतिहास का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री टू द ऑब्टेन्ड बाय नर्स। तो हेल्थ हिस्ट्री में आप क्या नहीं पूछेंगे? बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे आप,
फाइनेंशियल हिस्ट्री पूछेंगे या फिर हिस्ट्री ऑफ इलनेस पूछेंगे। तो हेल्थ हिस्ट्री के सभी कंपोनेंट्स हैं किसी एक को छोड़कर, तो वो होगा फाइनेंशियल हिस्ट्री। आप किसी भी मरीज को देखने के पहले उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं खोलेंगे, पहले आप बीमारी की हिस्ट्री पता करेंगे, फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लेंगे, लेकिन फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट इज 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों में वरीय टीका लगाने का स्थान कौन सा है जब पेशीपुंज अधिक विकसित होता है। Which is the preferred injection site in children 3 to 18 years of age when muscle mass is more developed। 3 से 18 साल का बच्चा कहा गया है, क्वेश्चन ध्यान से देखें। बच्चे की उम्र 3 से 18 साल है तो उसमें आप इंजेक्शन कहाँ पे लगाएंगे, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ पे लगाएंगे, डोर्सोग्लूटियल साइट में, डेल्टॉइड में, एंट्रियोलेटरल थाई या फिर वेंट्रोग्लूटियल साइट। तो यहाँ पर वेंट्रोग्लूटियल साइट में जब बच्चे की उम्र 3 साल से कम हो तब दिया जाएगा, लेकिन बच्चे की उम्र 3 साल से ज़्यादा है, 3 से 18 तक है, मसल मास अच्छा हुआ है, तब आप डेल्टॉइड मसल्स में इंजेक्शन इंजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक ऑप्टिक नर्व की दृष्टि गतिविधि का परीक्षण करते समय निकट दृष्टि का परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके किया जाता है। क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आपसे पूछा था कि आप जो ऑप्टिक नर्व की एक्टिविटी चेक करते हैं, विजुअल एक्टिविटी ऑफ एन ऑप्टिक नर्व, नियर विजन इज टेस्टेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। नियर विजन आप कैसे चेक करेंगे, पिनहोल टेस्ट से, जैगर्स चार्ट, इशिहारा चार्ट, स्नेलन चार्ट। चारों चार्ट मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट में वोटिंग वाला क्विज दिया था वहाँ पूछा था। स्नेलन चार्ट से आप विजुअल एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, विजुअल एक्टिविटी चेक कर सकते। इशिहारा चार्ट से आप कलर ब्लाइंडनेस चेक कर सकते हैं। जैगर्स चार्ट आप नियर विजन को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैगर्स चार्ट जिसमें छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ होगा और वो आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट इज शारीरिक जांच के घटकों में किसको छोड़कर सभी शामिल होते हैं। ऑल और द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल असेसमेंट एक्सेप्ट, सभी फिजिकल असेसमेंट के कंपोनेंट हैं किसी एक को छोड़कर। ऑस्कल्टेशन है, परकसन है, इंस्पेक्शन है, पाल्पेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर फिजिकल असेसमेंट के लिए ऑस्कल्टेशन होता है, परकसन होगा, पाल्पेशन होगा, इंस्पेक्शन होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड और माइनर। टी वाइंडर इज मोस्ट इफेक्टिव टू सिक्योर ड्रेसिंग इन द। टी वाइंडर है जो मोस्ट इफेक्टिव है किस ड्रेसिंग को करने के लिए, चेस्ट की, एब्डोमेन, रेक्टम या फिर आर्म। टी वाइंडर हैं जो मोस्टली आर्म ड्रेसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। कहाँ की ड्रेसिंग के लिए, आर्म ड्रेसिंग के लिए। नेक्स्ट इज द गिवन आर द मेन स्टेप फॉलोड ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट। तो इमरजेंसी में सभी स्टेप्स अपनाए जाएंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है यहाँ पे सेफ्टी, रिहेबिलिटेशन, फर्स्ट एड और असिस्टेंट। तो इमरजेंसी में आपका फर्स्ट एड होगा, सेफ्टी होगी, असिस्टेंस होगा, लेकिन रिहेबिलिटेशन इमरजेंसी में नहीं आएगा, रिहेबिलिटेशन इमरजेंसी में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज ओपन ड्रेन यूज्ड आफ्टर विच सर्जरी। तो ओपन ड्रेन है जो किसकी सर्जरी के लिए किया जाएगा, एब्सिस ड्रेनेज, गॉल ब्लैडर, मास्टेक्टोमी या फिर हार्ट सर्जरी। तो क्लोज ड्रेन तो जनरली हार्ट के लिए या फिर कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के लिए सर्जरी होती है तब यूज़ होगा, लेकिन ओपन ड्रेनेज है जो एब्सिस ड्रेनेज के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज व्हेन द पेशेंट इज रेस्क्यूड बिफोर द पॉइंट ऑफ डेथ और व्हेन देयर इज टेम्पररी सर्वाइवल, व्हाट इज इट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जब पेशेंट को डेथ मरने के पहले ही, मतलब मरने की स्थिति हो जाती है लेकिन मरा नहीं है, वहाँ तक टेम्पररी सर्वाइव है। तो यहाँ पर एक किस तरीके की सिचुएशन कहलाएगी, सेकेंडरी ड्राउनिंग, ड्राई ड्राउनिंग, नियर ड्राउनिंग या फिर फ्रेश वाटर ड्राउनिंग। तो ये कहलाएगी नियर ड्राउनिंग, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है टेम्पररी सर्वाइवल या फिर मरे नहीं है, पॉइंट ऑफ डेथ, बिफोर द पॉइंट ऑफ डेथ के पहले ही, मरने के पहले ही रेस्क्यू कर लिया जाता है, तो ये नियर ड्राउनिंग। अंडर विच टाइप ऑफ वुंड डज एन एलिग्ड असॉल्ट बाय शार्प ऑब्जेक्ट कम। नुकीली वस्तु से कथित हमला किस प्रकार के घाव के अंतर्गत आएगा, इंसीजनल वुंड,
लेसरेशन वुंड, ब्लंट ट्रॉमा या फिर पंक्चर वुंड। इंसीजनल वुंड तो जो डॉक्टर कट करेंगे उससे आएगा, काटने से आएगा जनरली। लेसरेशन में आप कहीं पे गिरते हैं तब होगा। ब्लंट ट्रॉमा आप मान लीजिए किसी को बंदूक मारते हैं उस तरीके के, उससे आएगा। पंक्चर वुंड जब आपको कोई घाव है जो सीधा डायरेक्ट शार्प ऑब्जेक्ट से आपको घाव करे, वो होगा पंक्चर वुंड में। नेक्स्ट इज स्प्लिंट्स का उपयोग किसे सहारा देने और बचाने के लिए किया जाता है? खपच्ची, खपची और खपच्ची बोलेंगे तो किसको प्रोटेक्ट करने में यूज़ की जाएगी? स्किन और टिश्यू, मीट एंड मसल्स, बोन्स एंड टेंडन्स या फिर वेसल्स एंड नर्व। तो स्प्लिंट्स जनरली यूज होते हैं बोन्स और टेंडन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज जब कोई व्यक्ति पानी में डूबा हो और सांस नहीं ले पा रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? What should you do when a person is under water and cannot breathe? लाइफ गार्ड को सूचित करें, चेक द पल्स, रिमूव फ्रॉम वाटर या फिर CPR स्टार्ट करना है। तो यदि पर्सन पानी में है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे टाइम पे आप पर्सन की पल्स चेक करें क्या है, और सबसे पहले आप कैरोटिड पल्स चेक करें। पल्स चल रही है तो आप उसको जल्दी पानी से बाहर निकालें, CPR देना शुरू करें। नेक्स्ट इज 3rd डिग्री बर्न। कैरेक्टर ऑफ 3rd डिग्री बर्न, त्वचा का लाल होना, जली हुई त्वचा में कोई दर्द नहीं, फफोले और दर्द या फिर जली हुई त्वचा और दर्द। तो जली हुई त्वचा और दर्द तो होगा सेकंड डिग्री बर्न में। 1st डिग्री बर्न में बहुत ज़्यादा पेन होगा, त्वचा रेड होगी, लेकिन 3rd डिग्री बर्न में त्वचा जली हुई होगी लेकिन पेनलेस होगी, दर्द होगा ही नहीं, क्योंकि 3rd डिग्री बर्न में नर्व्स और जो वेन्स तक अफेक्ट होती हैं, इसीलिए 3rd डिग्री बर्न के पेशेंट में जो क्या रहेगा यहाँ पे पेन नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ। कौन से फैक्टर ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 है यहाँ पे, विच बिलोंग्स टू द एंडोक्राइन सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस वेरियस फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो क्या है जो अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेट करेगा और आपकी बॉडी के फंक्शंस को इस एक तरीके से स्टिमुलेट करने में हेल्प करेगा। हार्मोन्स, हेरिडिटी, न्यूट्रिशन और एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम कहाँ है? एंडोक्राइन सिस्टम क्या करती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करती हैं। वो हार्मोन्स आपके बहुत सारे कामों को हेल्प करने में, बहुत सारी बॉडी के फंक्शंस में हेल्प करेंगे वो हार्मोन। तो यहाँ पर जो हार्मोन्स हो गए वो क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड से बिलोंग कर रहे हैं और आपकी बॉडी के फंक्शंस को, बहुत सारे फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और इनिशिएट करते हैं। नेक्स्ट इज वह प्रतिवर्त मतलब जो रिफ्लेक्स जो बच्चों को निप्पल खोजने और स्तन से उचित संपर्क में मदद करता है। द रिफ्लेक्स दैट हेल्प्स द बेबी टू फाइंड अ निप्पल एंड मेक प्रॉपर कॉन्टैक्ट विद द ब्रेस्ट। तो कौन सा रिफ्लेक्स हेल्प करेगा? स्वालोइंग, सकिंग, रूटिंग या फिर मोरो रिफ्लेक्स। तो कौन सा रिफ्लेक्स हेल्प कर रहा है बच्चों को निप्पल को खोजने के लिए और प्रॉपर कॉन्टैक्ट ब्रेस्ट से बनाने के लिए? तो वह रूटिंग रिफ्लेक्स। कौन सा? रूटिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट इज हाल ही में IAP दिशा निर्देशों के अनुसार किसी शिशु को विशेष रूप से स्तनपान कराया जाना चाहिए। तो IAP के अकॉर्डिंग जो रिसेंट में गाइडलाइन आई है, अकॉर्डिंग टू दैट ब्रेस्ट फीडिंग है जो कब तक जरूरी है। तो यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर जो IAP का क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट क्लासिफिकेशन है जो इसके अकॉर्डिंग 6 महीने तक, कितना? 6 महीने तक बच्चों को क्या किया जाना है? ब्रेस्ट फीड कराना है। आफ्टर 6 मंथ के बाद आप बच्चों में वीएनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज भारत में 2 से 3 वर्ष की आयु की प्री स्कूल बालिकाओं की ऊर्जा आवश्यकता कितनी है? एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ प्री स्कूल गर्ल्स एज 2 to 3 ईयर इन इंडिया। तो अप्रॉक्सीमेट पूछा है 2 से 3 साल तक में 1200, 1000, 1400 या फिर 800। तो यहाँ पर यदि 5 साल का पूछते हैं तो 1500, 2 से 3 साल पूछा है तो 1000 किलो कैलोरी पर डे और 1 साल का भी पूछे तो 1000 किलो कैलोरी पर डे। नेक्स्ट इज प्राथमिक देखभाल कर्ताओं के रूप में बाल चिकित्सा नर्स की भूमिका क्या है?
द रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स एज अ प्राइमरी केयर गिवर, हेल्थ एजुकेशन देगी, कन्वीनियंट फीडिंग कराएगी, एलिमिनेट सोशल प्रॉब्लम्स, या फिर प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन हेल्थ हैजार्ड्स। तो यहाँ पर पीडियाट्रिक नर्स का एज अ प्राइमरी केयर गिवर के तौर पर क्या होगा, पीडियाट्रिक नर्स है जो कन्वीनियंट फीडिंग के बारे में आपको बताएगी। क्या है, कन्वीनियंट फीडिंग के बारे में आपको बताएगी। नेक्स्ट इज व्हाट डज प्यूबर्टी मीन्स, प्यूबर्टी का मतलब क्या है, लैक्टेशन, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड अंडरआर्म हेयर, या फिर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बट तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आएगा, और ये आएगा थैलार्ची में। और जो यहाँ पर मिनार्ची है तो वो होगा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। प्यूबार्ची का मतलब होगा ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड अंडरआर्म्स हेयर। नेक्स्ट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी इज बिटवीन, तो यहाँ पर प्यूबर्टी की एज क्या है, 8 years एंड 10 year, 9.5 year एंड 14 year, 10 year एंड 18 year है, फिर 9 year है, फिर 16 year। प्यूबर्टी की जो एज होती है 10 से 18, यहाँ पर जो स्टार्टिंग एज कहा गया वो क्या, 10 years और 18 year। नेक्स्ट इज द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में जो पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाएगा, प्यूबार्ची, मेनार्ची, थैलार्ची, या फिर मेनोपॉज। तो ये कहलाएगा मिनार्ची। फर्स्ट पीरियड्स का आना प्यूबर्टी में कहलाएगा क्या, मिनार्ची। प्यूबार्ची का मतलब होगा कि जो अंडरआर्म्स और प्यूबिस एरिया में हेयर का आना। थैलार्ची का मतलब है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को मिलना, मतलब ब्रेस्ट बट दिखाई देना। नेक्स्ट वन इज मेनोपॉज का मतलब होगा परमानेंट पीरियड्स का स्टॉप होना। द डेफिनेटिव एज ऑफ चाइल्ड इज यूजुअली बिलो, तो यहाँ पर बच्चों की एज को किस तक कंसीडर किया जाता है, 14 year, 6 year, 18 year या फिर 12 year। बच्चों की एज कंसीडर की जाती है जनरली 18 साल तक ही, इतनी 18 साल तक ही, इसके पहले ही। नेक्स्ट इज इन इंडिया द रिकमेंडेड डेली डाइटरी अलाउंस फॉर आयरन इन एडोलेसेंट बॉयज बिटवीन 13 एंड 15 year ऑफ एज। तो भारत में 13 से 15 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को, स्पेशली एडोलेसेंट एज ग्रुप को कितना आयरन जरूरी है डेली, 20 mg पर डे, 24 mg पर डे, या फिर 18 mg पर डे और 32 mg पर डे। तो यहाँ पर कितना है जो आपका डेली 13 से 18 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे में क्या है, आपको आयरन की ज़रूरत होगी तो होगा 32 mg पर डे, 32 mg पर डे। आयरन फॉलिक एसिड के जो वीकली आयरन फॉलिक एसिड है, एडोलेसेंट के लिए भी प्रोग्राम्स लाए गए हैं, तो उसके तहत भी एडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज़ को है जो आयरन की और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट इज फ्लैग साइन निम्नलिखित में से किस रोग का विशिष्ट अभिलक्षण है, फ्लैग साइन किस डिसीज का क्लासिकल फीचर है, ऑप्शन में मरासमस, रिकेट्स, क्वाशियोरकर या फिर पोलियोमाइलाइटिस। हेयर जो रहेंगे उसमें झंडे टाइप का शेप दिखाई देगा, और ये देखने को मिलता है क्वाशियोरकर में, किसमें, क्वाशियोरकर में। नेक्स्ट इज मॉर्बिडिटी का अर्थ क्या है, मॉर्बिडिटी मीन्स इलनेस, डेथ, पेंडेमिक या फिर वायरस। तो इलनेस का मतलब होगा मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी का मतलब होगा डेथ, मॉर्बिडिटी का मतलब होगा मॉर्बिडिटी का मतलब बीमारी, और इलनेस मॉर्टेलिटी का मतलब होगा डेथ। नेक्स्ट इज लड़कों में आमतौर पर कद के मामले में किशोरावस्थी वृद्धि वर्ष की आयु में जोर पकड़ती है। बॉयज जनरली द परसीव्ड ग्रोथ स्पर्ट, ग्रोथ स्पर्ट का मतलब अचानक से लंबाई का बढ़ना किस एज में होगा, बॉयज़ में 16 to 18, 10 to 12, 12 to 14 या फिर 14 to 16। ये देखने को मिलता है जनरली 12 से 14 साल की एज में। लड़कों में जो हाइट स्प्रुट होगी, ग्रोथ स्प्रुट होगी, स्पेशली लंबाई को लेके होगा 12 से 14 साल में। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि किशोरावस्था के दौरान कामुकता के निर्माण की तुलना में व्यक्तिगत दाम्पत्य अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एक एरिक्सन थ्योरी पूछी गई अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी के, साइकोसेक्सुअल थ्योरी के। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो होगा एरिक्सन का सिद्धांत और एरिक्सन थ्योरी। नेक्स्ट इज इफ अ स्कूल गोइंग चाइल्ड ऑन स्क्रीनिंग इज फाउंड टू हैव बोइंग ऑफ लेग्स, डिफेक्टिव डिटेंशन एंड पॉट बैली, सी इट मोस्ट लाइकली टू सफर फ्रॉम।
तो यदि बच्चे के पैर मुड़े हुए हैं, स्कूल जाने वाला बच्चा पैर मुड़े हुए हैं, दांत खराब है, पेट फूला हुआ है, तो इसको किस चीज़ की कमी है? आयरन, आयोडीन डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी या फिर आयरन डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए से आँखों में ड्राइनेस रहेगी। विटामिन डी की कमी है बच्चों में क्योंकि रिकेट्स के साइन है, बॉन्ग ऑफ लेग्स, पैर मुड़े हुए होना, क्या है? विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं और ये रिकेट्स के साइन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा विटामिन डी की कमी। नेक्स्ट इज एक ऐसी अवस्था जो बच्चे के जन्म के समय से लेकर बच्चे के अपने माता पिता से असहमत होने तक चलती है, लगभग 2 वर्ष की आयु के करीब। आई स्टेज दैट लास्ट फ्रॉम द टाइम अ चाइल्ड इज बॉर्न अंटिल द चाइल्ड डिसएग्रीज विथ हिज और हर पेरेंट्स अराउंड द एज ऑफ 2। एटलीस्ट 2 साल की एज में कौन सी स्टेज कहलाएगी? चेंजिंग एक्सपेक्टेशन, इंटरप्रिटेटिव स्टेज, प्रिपरेशन स्टेज या फिर ऑथोरेटिव स्टेज? ये कहलाती है चेंजिंग एक्सपेक्टेशन स्टेज। कौन सी? चेंजिंग एक्सपेक्टेशन स्टेज। नेक्स्ट सेक्शन है प्रेगनेंसी गायनेकोलॉजी का। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और 73 नंबर का क्वेश्चन है, अपनी माँ से भ्रूण का निष्कासन या इससे कम वजन का और जो स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में असमर्थ हो गर्भपात कहलाएगा। देखिए यहाँ पर द एक्सपल्सन ऑफ अ फीटस फ्रॉम इट्स मदर वेटिंग लेस देन और इक्वल टू एंड अनेबल टू सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, इट इज़ कॉल्ड द अबॉर्शन। ये कहलाएगा अबॉर्शन। और इसमें कितना वेट तक लॉस हो सकता है? तो वो होगा 500 ग्राम। कितना? 500 ग्राम। एक तरीके से मिसकैरेज में पूछा है तो कितना होगा? 500 ग्राम। नेक्स्ट इज मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेगनेंसी यूजुअली डिसअपियर्स बाय। तो मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी में जो सुबह सुबह नोजिया वॉमिटिंग होती है वो कहलाएगी मॉर्निंग सिकनेस और हम इसको कहेंगे हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। तो ये कितने वीक में अपने आप ठीक हो जाएगी? 12 to 14, 8th to 10th, 4th to 16 या फिर 18th to 20। तो जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही रहती है और अपने आप डिसअपियर भी हो जाएगी और होती है 12 से 14 वीक की प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट इज सिजेरियन सेक्शन करने से पहले एंटीबायोटिक्स क्यों दी जाती हैं? वाई एंटीबायोटिक्स आर गिवन बिफोर द सिजेरियन सेक्शन। तो सिजेरियन और जो सर्जरी वाली डिलीवरी जिसको हम कहेंगे सिजेरियन सेक्शन और सर्जरी वाली डिलीवरी में पहले से ही एंटीबायोटिक क्यों दी जाती हैं? प्रिवेंट फ्रॉम ब्लड क्लॉट, टू हेल्प इन ब्रीदिंग प्रॉपरली, प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन फ्रॉम अबॉर्शन। तो एंटीबायोटिक का काम होता है इन्फेक्शन को रोकना। तो प्रेगनेंसी के जो डिलीवरी होनी है यदि सिजेरियन सेक्शन होना है तो उसके पहले से ही दी जाती हैं ताकि आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट इज गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करने वाले उच्च रक्तचाप स्तर का एक रूप है अ फॉर्म ऑफ हाई ब्लड शुगर दैट अफेक्ट्स प्रेग्नेंट वुमेन। तो डायबिटिक इंसिपिडस, ये तो वैसोप्रेशन के कारण होगा, डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ या फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो ये होगा यहाँ पर प्रेगनेंसी में यदि डायबिटीज़ होती है तो ये कहलाती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। डिलीवरी के बाद ये अपने आप सबसाइड हो जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोआ विथ मैच्योर ओवम। तो स्पर्मेटोजोआ का मैच्योर ओवम से फ्यूज होना क्या कहलाएगा? स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब तो नसबंदी होगा। लैक्टेशन मतलब दूध पिलाना, ये कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होगा एग का रिलीज होना। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। इम्प्लांटेशन पूछे तो यूट्रस में और फर्टिलाइजेशन पूछे तो फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट इज छठे सप्ताह के आरंभ में गर्भाशय ग्रीवा का कोमल होना क्या कहलाएगा? शॉर्पनिंग ऑफ द सर्विक्स एट द 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ओसियंडर साइन है, चैडविक साइन है, गॉडेल साइन है कि हैगर साइन है? ये कहलाएगा गॉडेल साइन। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा को क्या कहा जाता है? आफ्टर बर्थ, एंडोमेट्रियम, मेम्ब्रेनस सेक या अम्बिलिकल आर्टरी। प्लेसेंटा को कहा जाता है आफ्टर बर्थ है। क्या है? एक तो टेम्पररी ऑर्गन है, जैसे ही डिलीवरी होती है तो ये भी बाहर आ जाता है तो इसको टेम्पररी ऑर्गन कहेंगे। बेबी के 1/6 वेट के प्लेसेंटा का वेट होता है और एक टर्म प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का वजन होता है 500 ग्राम तक। कितना? 500 ग्राम। नेक्स्ट इज ऑफ ग्लूकोज इज गिवन इन ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट टू स्क्रीन जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होती है उसको चेक करने के लिए ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर कितना ग्लूकोज ओरली पिलाया जाता है? खिलाया जाता है 50 ग्राम, 100 ग्राम, 75 ग्राम की 25 ग्राम। तो ये दिया जाता है 50 ग्राम।
नेक्स्ट सेक्शन है आपका जनरल नॉलेज। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर इन क्वेश्चन को इस तरीके से ऐड किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, कोश की संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। सेल्स के टाइप पूछे तो सेल्स होती हैं प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोट्स। और फिर यहाँ पर आपको कुछ डिस्टेंस निकालने को क्वेश्चन आए थे, कुछ आपको परसेंटेज पैसे निकालने वाला आया था, फिर यहाँ पर था कि डेटा एंट्री डिवाइस नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पर जिन भी लोगों को ANM के पेपर्स देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेपर्स को अच्छे से देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।